हाँ जी। तो आज हमें करना है उत्पादन की शून्य लागत के साथ। सॉरी सॉरी, अभी आ रही है आवाज? अभी ठीक है? ओके। उत्पादन की शून्य लागत का अधिकारी कीमत, ठीक है, ये करना है कि मोनोपोली प्राइस विद जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की शून्य लागत पे, कि लागत क्या है हमारी जीरो लग रही है, तो मोनोपोली की जो प्राइस है वो कहाँ पे डिटरमाइन होगी, ठीक है। एकाधिकारी कीमत कैसे निकालेगा, ठीक है, ये करना है। तो देखो क्या होता है जब ये सिचुएशन होती है कि जो लागत है वो शून्य लग रही है, ठीक है, यानी कॉस्ट जो है वो जीरो है, तो कैसे क्या होता है। तो अब एक ऐसे सपोज करो, मान लो कि जो मोनोपोलिस्ट है उसकी क्या है, उसके पास एक खान है, ठीक है, बहुत बड़ी माइन है। माइन मतलब खान, जो मतलब किसी भी चीज की खान हो सकती है, पानी की खान, ठीक है। तो क्या हुआ, एक समय उसमें खोदते समय प्रकृति की ओर से खनिज जल का एक फवारा फूट गया, ठीक है। खान है तो उसको खोद रहे थे जब खान को, तो क्या हुआ, मिनरल वाटर होता है खनिज जल, ठीक है, उसका फवारा जो है, उसका स्प्रिंग जो है वो फूट गया, ठीक है। फाउंटेन जो था वो फूट गया। तो क्या हुआ, अब जैसे खान थी, खान को खोद रहे थे, अब खान को खोदने के बाद उसको क्या मिल गया, मिनरल वाटर मिल गया, ठीक है, खनिज जल मिल गया। तो क्या हुआ, उसकी कॉस्ट नहीं लगी ना, जो जल था उसको फ्री में मिल गया। हाँ जी, जल जो था उसको फ्री में मिला, ठीक है, यानी उसकी जो लागत थी वो जीरो थी, ठीक है। अब क्या करेगा, यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो क्या था, जीरो थी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास क्या होती है, संतुलन बिंदु कहाँ होता है, जहां पे एम आर और एम सी एक दूसरे के बराबर हो, ठीक। जब एम सी जीरो हो, एम सी अगर जीरो है, ठीक है, यानी कॉस्ट तो जीरो आई, लागत जो है वो जीरो है, तो क्या होगा, एम आर यानी आय भी जीरो होगी। हाँ जी, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, एम आर इज इक्वल टू एम सी पे होता है, एम आर और एम सी पे होता है, ठीक है। अगर उसकी एम सी जीरो है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, एम आर भी जीरो होगी, ठीक है, एम सी और एम आर जीरो होगी, ठीक है। अब क्या है, हमें पता है उसकी टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत क्या है, जीरो है, तो उसकी एवरेज कॉस्ट यानी औसत लागत भी जीरो होगी और सीमांत आय भी जीरो होगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसको प्राइस कैसे मिलेगा, प्राइस कैसे, कीमत निर्धारण कैसे करेगा एक एकाधिकारी, तो वो देखो बताती हूँ आपको, सेकेंड। हाँ जी, ये देखो, दिख रहा है ना अच्छे से? ओके, ये है ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमने बना दी ए आर और ये है एम आर, ठीक है। एम आर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा जहां पे एम आर और एम सी इक्वल है, ठीक है। संतुलन कहाँ आता है, इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, एम आर इज इक्वल टू एम सी हो, वहीं आता है। हाँ जी, वहीं आएगा। ओके, अब हम क्या मान के चले थे कि एम सी जो है वो जीरो है, लागत जो है उसकी जीरो लग रही है, तो जब एम सी जीरो है तो एम आर भी जीरो हो जाएगा। हाँ जी, इतना समझ में आ गया। अब एम ए आर ए सी भी जीरो, एम सी जीरो है तो ए सी भी जीरो होगी, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा यहाँ पे आपका क्यू पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एम सी और एम आर क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है।
अब इस कॉरस्पॉन्डिंग देखो, हम कहाँ से देखते हैं, हम कहाँ से देखते हैं, क्या चीज देखते हैं? हाँ जी, हम कहाँ से देखते हैं? जो प्रॉफिट है, लॉस है और प्राइस कहाँ डिटरमाइन करते हैं हम? जहां पे क्या ए आर और ए सी देखते हैं ना, ए आर एम आर को देखते हैं। हाँ जी, ए आर एम आर को देखते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट का यहाँ है, यहां से लाइन लेके जाते थे ना ऊपर तक, ए आर तक, याद है? लाइन लेके जाते थे हम, जो ए आर को टच करेगी। कहाँ टच कर रही है? यहाँ टच कर रही है। यहाँ से इसकी कोरस्पॉन्डिंग देख लो, ये क्या पॉइंट हो गया? एन हो गया। ठीक है, तो मोनोपोली जो है, जब जीरो कॉस्ट आएगी मोनोपोली की, तो क्या करेगा वो? ओ क्यू जो है वो उत्पादन करेगा, ओ क्यू यूनिट उत्पादन करेगा, और एन क्यू, ठीक है, यानी ओपी, ओपी जो है वो प्राइस चार्ज करेगा। समझ में आया? फिर से सुनो क्या हुआ। क्या है? ए आर और एम आर बना दी हमने, ठीक है। कॉस्ट जीरो है, यानी लागत जो है वो जीरो है, ठीक है, लागत जीरो है। तो एम आर क्या है? एम आर इज इक्वल टू एम सी है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आता है? जहां पे एम आर एम सी के इक्वल हो। एम सी हमारे पास जीरो है, हम लेकर चले थे कि लागत जो है वो शून्य है, लागत जीरो है, ठीक है। तो एम सी जीरो है तो एम आर भी जीरो होगी, ठीक है, और एम सी जीरो है तो ए सी भी जीरो होगी आपकी, ठीक है। मौसी को फोन करके बोल दो मैं क्लास चल रही है, बार बार फोन ना करे, दिमाग नहीं है इतना। जी मुझे पता है, माइक म्यूट किया था मैंने। हाँ जी, इतना समझ में आ गया। ये सारी चीज जीरो के इक्वल है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ? क्यू पॉइंट पे आएगा, ठीक है। क्यू पॉइंट पे कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एमसी जो है हमारा जीरो है, ठीक है, और एमसी और एमआर जहां पे इक्वल होते हैं वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, ठीक है। फिर हम प्राइसेस कहाँ डिटरमाइन करते हैं? ए आर से। ए आर से करते हैं, तो क्या करें? इसको ऊपर ले गए, इक्विलिब्रियम पॉइंट से लाइन जो है ऊपर ए आर तक लेकर गए। यहां से हमें क्या पता चला कि जो है उत्पादन कितना करेगा, आउटपुट कितना करेगा? ओ क्यू यूनिट्स, ठीक है, और प्राइसेस एन क्यू, ठीक है। क्लियर हो गया? इससे क्या पता चलता है कि जब कॉस्ट जो है एमसी जो है वो जीरो होती है किसी मोनोपोलिस्ट की, एक अधिकारी की, अगर जो है कॉस्ट जीरो होती है, लागत जीरो लगती है, तो वो क्या करता है? उसका प्रॉफिट एरिया कितना होगा? ओ पी एन क्यू, ठीक है, ओ पी एन क्यू। ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एरिया हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि जब जीरो होती है लागत तो क्या, कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है और कितना आउटपुट वो प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? ओके। फिर है आगे आपका है, क्या एकाधिकारी कीमत सदैव पूर्ण प्रतियोगिता कीमत से अधिक होती है? कि जो मोनोपोली प्राइस है क्या हमेशा वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइसेस से ज्यादा होते हैं? ऐसा नहीं होता, ठीक है। वैसे तो हर बार क्या होता है, ऑलमोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि मोनोपोली जो प्राइसेस होते हैं, एकाधिकारी कीमत जो है प्रतियोगी कीमत से, पूर्ण प्रतियोगी कीमत से अधिक होती है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे जो है वो मोनोपोली प्राइस जो है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइसेस से कम हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन है, देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि एकाधिकारी जो कीमत है, ठीक है, ये वो हमेशा पूर्ण प्रतियोगी कीमत से ज्यादा होती है, ठीक है। क्या ऐसा होता है? सच हमेशा ऐसा ही होता है? ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें मोनोपोली प्राइस जो है
वो कम होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस से, ठीक है। एकाधिकारी कीमत जो है वो पूर्ण प्रतियोगी कीमत से कम होती है। तो वो सिचुएशंस कौन सी है, वो कौन सी कंडीशंस है जब एकाधिकारी कीमत जो है पूर्ण प्रतियोगी कीमत से कम होगी। तो वो देखो, एकाधिकारी बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है, इसलिए बड़े पैमाने की बचतें और तथा लाभ उसको प्राप्त हो सकते हैं। इसके विपरीत छोटी छोटी प्रतियोगी फर्में पैमाने के विस्तार की बचतें प्राप्त नहीं कर सकती। अब क्या होता है, कब एकाधिकारी जो है प्राइसेस कम रखेगा, कब जब उसको पैमाने की बचतें मिलेगी, यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स मिलेंगी, ठीक है। जब वो बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, लार्ज स्केल पे बड़े पैमाने पे उत्पादन करने के बाद उसको क्या मिलेगा, पैमाने की बचतें मिलेंगी, ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स मिलेंगी, ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगी। तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब प्रॉफिट उसको पहले ही हो रहा है, ठीक है, तो वो प्राइस कम रखेगा, ठीक है। समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट? ओके। सेकंड है, एकाधिकारी अपना उत्पादन योग्यता तथा साहस के साथ कर सकता है और उसे पर्याप्त मात्रा में पूंजी ब्याज की कम दर पर प्राप्त हो सकती है, ठीक है। एकाधिकारी को अपने निवेश में जोखिम भी कम उठाना पड़ता है। देखो क्या होता है, जो मोनोपोली होता है वो अपना उत्पादन कैसे करेगा, बहुत सोच समझ के उत्पादन करता है, ठीक है। हमने देखा ना कैसे आउटपुट डिटरमाइन करता है कि कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, उत्पादन किस लेवल तक करना चाहिए और कीमतें कहाँ कितनी डिसाइड करनी चाहिए, ठीक है। वो सोच समझ के निर्णय लेता है कि कितना उत्पादन करना चाहिए और कितनी कीमतें रखनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मोनोपोलिस्ट को, एकाधिकारी को क्या होता है, पूंजी जो है पर्याप्त मात्रा में पूंजी, यानी जितना भी उसको पूंजी चाहिए वो कम ब्याज की दर पे मिल जाए, ठीक है, यानी जो कैपिटल है उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाती है, तो वो क्या होता है, उसको वो निवेश आसानी से कर पाएगा। हाँ जी, निवेश आसानी से कर पाएगा और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करने में जो रिस्क होता है, ठीक है, तो वो भी कम होगा क्योंकि ब्याज की दर भी कम है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन होगी तो वो प्राइसेस कम ही रखेगा, पूर्ण प्रतियोगी कीमत से अपनी कीमत कम रखेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, कभी कभी एकाधिकारी जनहित को सामने रखकर भी कीमतों को कम कर देते हैं। एकाधिकारी को समाज में सम्मान पाने की आकांक्षा होती है, अतः वह ऐसे काम से दूर रहता है जो कि नैतिक रूप से गलत हो। देखो क्या होता है कि कभी कभी जो एकाधिकारी है, जो मोनोपोलिस्ट है, वो सोशल वेलफेयर के बारे में सोचने लग जाता है, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के बारे में, जनहित के बारे में सोच के भी वो क्या कर देता है, अपनी कीमतें कम कर लेता है, ठीक है। और जब वो अपनी कीमतें कम करेगा तो क्या होगा, मतलब उसको क्या करना होता है, उसका उद्देश्य होता है कि वो अपने समाज में उसको सम्मान मिले, ठीक है। तो वो ऐसे कामों से दूर रहता है जिसकी वजह से वो नैतिक रूप से गलत हो, यानी मोरल वैल्यूज के केस में वो गलत ना हो, ठीक है, वो ऐसा काम करेगा, ठीक है। तो जनहित के लिए भी, पब्लिक वेलफेयर के लिए भी वो क्या कर सकता है, अपनी कीमतों को कम रख सकता है, ठीक है। फिर है, एकाधिकारी को इस बात का भी भय रहता है कि उसका कभी ना कभी कोई प्रतिद्वंदी ना उत्पन्न हो जाए, ठीक है, यानी कोई कंपटीशन में ना आ जाए, ठीक है। एकाधिकारी को ये डर लगा रहता है, मोनोपोलिस्ट को ये डर लगा रहता है कि कोई उसके कंपटीशन में ना आ जाए। अगर कोई उसके कंपटीशन में आ गया तो क्या होगा, उसको कम प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, कम प्रॉफिट होगा ना। इसीलिए इस होता है, ये 4 केसेस है जिसमें कि जो एकाधिकारी है वो कम प्राइसेस रखता है पूर्ण प्रतियोगी कीमत से, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन से कम प्राइसेस रखेगा इन चारों केसेस में। समझ में आ गया आपको? ओके। फिर है आपका एकाधिकारी फर्म का पूर्ति वक्र, सप्लाई कर्व क्या होता है। अब देखो, पहले इजी लैंग्वेज में सुन लो कि मोनोपोलिस्ट का अगर कोई मार्केट मोनोपोली मार्केट है तो उसका कोई सप्लाई कर्व नहीं होता,
ठीक है, पूर्ति वक्र नहीं होता मोनोपोली का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोनोपोली जो है वो कीमतों का निर्धारण खुद करता है और कितनी उत्पादन करना है, ठीक है, यानी कितना प्रोडक्शन करना है, यानी कितनी सप्लाई करनी है, तो वो सारा निर्णय खुद लेता है, ठीक है। इसीलिए वो सप्लाई में चेंजेस कर सकता है कि कब उसको कम सप्लाई देनी है, कब सप्लाई बढ़ानी है, कब कम करनी है, तो ये निर्णय वो खुद लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, उसका वो अपना सप्लाई वक्र जो है, पूर्ति वक्र जो है वो निर्धारित नहीं कर पाता, ठीक है। इसी वजह से जो मोनोपोलिस्ट है उसका कोई भी सप्लाई कर नहीं होता। क्लियर है बात? हाँ जी। और जो परफेक्ट कंपटीशन होता है जहां पे, वहां पे सप्लाई कर्व क्या होता है वो देखो। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में सीमांत लागत वक्र का वह भाग जो औसत घटती बढ़ती लागत वक्र के ऊपर होता है, फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है। ये अंडरलाइन कर लो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताती हूँ ये क्या कह रहा है। देखो, मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ, एक बार डायग्राम के थ्रू देखो। ये क्या है आपका? परफेक्ट कंपटीशन है तो ए आर और एम आर एक दूसरे के इक्वल होंगे और हॉरिजॉन्टल होंगे। हाँ जी, ऐसा ही होता है। अब मान लो क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, एसी जो है वो कम होते हैं ए आर से, ठीक है। एवीसी, एवीसी और बनाओ। एवीसी क्या होता है? शट डाउन पॉइंट। एवीसी और बना दो, एवीसी। एवीसी से हम शट डाउन पॉइंट देखते हैं ना, हाँ, बंद होने की स्थिति, बंद होने का बिंदु, ठीक है। अब एमसी बनाओ, एमसी ये हो गया, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन का सप्लाई कर्व कौन सा होता है ये देखो। सप्लाई कर्व होता है सीमांत लागत का वह भाग जो औसत घटती बढ़ती लागत वक्र से ऊपर होता है, यानी एवीसी से एमसी का वो पार्ट, एमसी का वो पार्ट जो एवीसी से ऊपर हो। एवीसी क्या है? ये तो एमसी, ये इसको बोल देते हैं ओ पॉइंट, पी पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। ये मान लो आर पॉइंट, ठीक है। और ये है टी, इसको टी मान लो, इस पॉइंट को, ठीक है। तो क्या हुआ, सप्लाई कर्व क्या होता है? सप्लाई कर्व कौन सा होता है? एमसी का वो भाग, सीमांत लागत का वह भाग जो एवीसी वक्र के ऊपर होता है। अब एमसी ये है, ये एमसी है, एवीसी से ऊपर कौन सा भाग है? पी आर टी, पी आर टी। ये जो लाइन है, ये यहां से लेके जो ये वाली लाइन है ना, जो मैं डार्क कर रही हूं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सप्लाई कर्व हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? पर पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति वक्र कौन सा कहलाएगा? जो कि क्या है, सीमांत लागत का वह भाग जो एबीसी के ऊपर होता है, ठीक है, यानी एमसी का वो पार्ट, मार्जिनल कॉस्ट का वो पार्ट जो एबीसी के ऊपर हो। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? ओके, ओके ग्रेट। अभी क्या करना है, हमें क्या करना है, परफेक्ट कंपटीशन में हमने देख लिया कि सप्लाई कर्व कहाँ होता है। अब मोनोपोली में मैंने आपको बताया जैसा कि कोई भी कीमतें रख सकता है वो, और कोई भी उत्पादन का लेवल रख सकता है, ठीक है, यानी कितना भी उत्पादन कर सकता है और कितनी भी प्राइसेस रख सकता है एक मोनोपोलिस्ट, ठीक है। इसीलिए उसका कोई सप्लाई कर्व नहीं होता। हाँ जी, बोलो अंजू, क्या कह रहे हो? वो तो मैंने आपको बताया था ना कैसे कीमतें निर्धारित करता है, ठीक है। आपको पहले बताया हुआ है ना कि कैसे एक एकाधिकारी कीमत का निर्धारण कैसे करता है, ठीक है।
जैसे अगर उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं तो कितना प्राइस रखेगा, अगर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं तो कितना प्राइस रखेगा, अगर लॉस हो रहा है तो कितना प्राइस रखेगा। वो हमने तीनों केसेस पढ़े थे ना, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है कि एक एकाधिकारी जो है वो कीमत विभेदीकरण कर सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, ठीक है। तो कीमत विभेदीकरण कैसे कर सकता है, वो दो तरह से कर सकता है कि या तो क्या है, सेम क्वांटिटी बेचेगा, सेम मात्रा के अलग अलग पैसे लेगा, ठीक है। और दूसरा है कि सेम प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी बेचेगा, ठीक है। दो तरह से अभी डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। पहला क्या है, आपकी बुक में ही देखो, वैसे मैं बना रही हूं। एक है आपका, यहां ले लिया प्राइस, यहां ले लिया क्वांटिटी, ठीक है। ये है AR और MR। ये AR और MR है मार्केट 1 के, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये जो मैं डॉटेड लाइन से बना रही हूं, ये AR डैश और MR डैश, ये हैं किसके, मार्केट 2 के, ठीक है। मार्केट 2 के हो गए। अब क्या बनाओ, MC बनाओ, MC, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो MC है तो इक्विली प्राइसेस कहाँ हो जाएंगे, AR से देखते हैं हम, AR से देखते हैं, यहां से गए AR, मार्केट A का जो प्राइसेस हैं वो कितने हो गए P, और मार्केट B का क्या है, यहाँ है ना AR, तो हो गया OP1। ये चीज समझ में आई आपको। हम प्राइसेस कहाँ देखते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट से जाके AR जहां पे टच कर रहा है वहां पे, वहां से देखते हैं AR से प्राइसेस। हाँ जी, AR IC तो होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस होता है। तो हमने क्या देखा, मार्केट A में जो है वो प्राइस है OP, और मार्केट B में जो है प्राइस वो है OP1, ठीक है। लेकिन क्या है, क्वांटिटी कितनी बेच रहे हैं, मात्रा कितनी बेच रहे हैं, सेम मात्रा बेच रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, सेम मात्रा बेच रहे हैं। अब दूसरा डायग्राम देखो, दूसरे डायग्राम में है आपका AR, MR, यह मार्केट 1 के, ये है AR डैश मार्केट 2 का, और ये है MR डैश मार्केट 2 का, ठीक है। MC बनाओ, ठीक है। अभी क्या देखा, थोड़ा थोड़ा सा ना ये गलत बन गया है मुझसे, ये देखो इसमें ऐसे आएगा, ये है AR, ये है MR डैश, ये है AR डैश, ये है MR, ठीक है। ये देखो अब क्या किया, अब देखो करो, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है, मार्केट A का जो है वो यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये है MC,
हाँ जी, मार्केट ए का जो है वो कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, और मार्केट बी का जो है एम आर और एम सी कहाँ इक्वल है, ई डैश पे। अब देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट से बनाओ, इक्विलिब्रियम पॉइंट से लाइन लेके जाओ जो इसके ए सी को छू रही है, यहाँ छू रही है, ठीक है, ए आर को। अब मार्केट ए का बनाओ, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये ए सी ए आर को कहाँ छू रही है, यहाँ, ठीक है। अब देखो प्राइसेस क्या है, पी सेम है लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है। हाँ जी, क्वांटिटी अलग अलग है। तो इससे क्या पता चल गया कि जो मोनोपोलिस्ट है वो एक टाइम पे क्या कर सकता है, या तो प्राइसेस में चेंज कर सकता है या फिर मात्रा में चेंज कर सकता है, ठीक है। दोनों चीज वो एक साथ नहीं कर सकता, लेकिन इसका निर्णय जो है वो खुद लेता है, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी देनी है, कि कितनी मात्रा देनी है, ठीक है, और कितने प्राइसेस डिटरमाइन करने हैं। इसी वजह से उसका क्या है, सप्लाई कर्व नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। ओके ओके। तो अच्छा, अभी आपकी क्लास है एक और। अच्छा, चलो ठीक है, इतना करते हैं, कल ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके।